नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से गिर रहे तापमान के कारण हृदय और मस्तिष्क से जुड़े मरीजों की संख्या में तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल कानपुर में गुरुवार को एक दिन में 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और वहीं 3 ऐसे मरीजों की मौत हुई है जो ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुए हैं। हृदय रोग संस्थान की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2 जनवरी से अब तक 56 लोगों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। तापमान में गिरावट का असर उम्रदराज के साथ साथ युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। हृदय रोग संस्थान के साथ एलआर अस्पताल की ओपीडी में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि हृदय रोग संस्थान में हृदय रोग की समस्या को लेकर 723 मरीज आए हैं। इसमें से 41 मरीजों को भर्ती किया गया। हालांकि 15 ऐसे मरीज रहे जिनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई। वहीं 7 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हुई है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ठंड इसका मुख्य कारण है या फिर बढ़ते हार्ट अटैक के आंकड़ों की मुख्य वजह क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल आज हर कोई जानना चाहता है और लगातार हम आपको आंकड़े पहुंचा रहे हैं। कानपुर में 24 घंटे में 22 लोगों की मौत, ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। एक ही दिन में हार्ट अटैक से 22 लोगों की मौत हो जाना, ये अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने मौत के आंकड़े जारी किए हैं। 723 हार्ट अटैक से पीड़ित मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। पिछले 4 दिनों में हार्ट अटैक से कुल 56 की मौत हो गई है और ठंड से हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए यह बड़ा खतरा भी है। ठंड से नसों में खून के थक्के जमने के कारण नसें फट रही हैं, ब्लॉकेज होने के कारण नसें फट रही हैं और इसलिए ये ठंड काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है हृदय रोग से ग्रसित लोगों के लिए। हमारे संवाददाता रामजी ने हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर विनय कृष्णा से बात की और लगातार हो रहे मौतों के कारणों को जाना है। सुनवाते आपको। ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, पारा 3 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। ऐसे में जो मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मैं कार्डियोलॉजी के बाहर खड़ा हूं कि करीब 739 पेशेंट अभी भी हार्ट के भर्ती हैं। इसके साथ ही 41 नए पेशेंट भर्ती किए गए 24 घंटे के अंदर। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो कार्डियोलॉजी है वहाँ पर जो मरीजों का है वो भीड़ लगी हुई है। लगातार में बैठे हुए हैं तो अपने इलाज के लिए लगातार जो मरीजों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। और आपको मैं दिखाऊंगा इसके अंदर भी जहाँ पर लगातार मरीजों का जो है हार्ट के मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। तो कार्डियोलॉजी में है वहाँ पर इलाज लगातार चल रहा है। हार्ट पेशेंट को बचाने का प्रयास है। क्योंकि जो आंकड़ा निकला है 22 लोगों की मौत का वो कहीं ना गंभीर है। ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लगातार गाइडलाइन जारी हो रही है कि किस तरह उनको ठंड से बचाव करना है। फिलहाल देखना होगा कि आगे जो मौतों का आंकड़ा उसको रोका जा सकता है या ठंड के प्रकोप से इस तरह जो मौत है वो लगातार बढ़ती जाएंगी। कानपुर से कैमरा पर्सन जय चौधरी के साथ रामजी शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है अपने सहयोगी की और अस्पताल में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है। मरीज लगातार पहुंच रहे हैं और ये बड़ी चिंता का विषय है। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से हृदय रोग से ग्रसित लोगों की संख्या अस्पतालों में अब बढ़ रही है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। विशेषकर तब जब ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है। इस बीच खून में ब्लॉकेज हो जाना एक मुख्य वजह है। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रात का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तो सुबह 8-9 डिग्री टेम्परेचर था। ऐसे में जो हार्ट के पेशेंट है, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट है लगातार बढ़ रहे हैं और मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में हमसे बात करने के लिए हृदय संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा मौजूद है। उनसे जानते हैं अब तक यहाँ पर कितनी मौतें हुई है और क्या स्थिति है, उपचार के क्या व्यवस्था की जा रही है। गत 24 घंटे में 15 लोग जो है वो ब्रॉड डेड आए हमारे संस्थान में और 7 मरीज जो गंभीर दशा में हमारे यहाँ इलाज करा रहे थे उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार से 22 मौतें तो एक 24 घंटे के अंदर हुई हैं। इस तरह की मौतों के आंकड़े पिछले कई वर्षों में हार्ट के मरीजों में नहीं देखे गए थे। 4 दिनों के दौरान 26 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई है जो पहले से भर्ती थे और 30 पेशेंट्स जो है वो ब्रॉड डेड कंडीशन में हमारे संस्थान में पहुंचे हैं जो आसपास के 18 जिलों से आते हैं। तो अब तक जो मौतें हुई हैं इनके ऊपर कारण क्या निकल कर आया था?
इन मौतों में मुख्य कारण यही हार्ट डिजीज़ का ही है। इनको जो प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ जिन लोगों को होती है उनका एंजाइना बढ़ जाता है ठंड में, जिनका ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनका ब्लड प्रेशर ठंड में बढ़ जाता है। इन बीमारियों के रोगियों को अपना डॉक्टर से संपर्क करके दवाओं को रेगुलेट करना, यथावश्यक दवाओं की डोज को बढ़वाने की ज़रूरत है। तो इलाज की क्या व्यवस्था की गई है? कोई कंट्रोल नंबर, कोई नंबर भी जारी किया गया इलाज के लिए? संस्थान में एक कंट्रोल रूम का नंबर है 7380996666। ये इस नंबर पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के जूनियर रेजिडेंट राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे रहते हैं। अगर किसी पेशेंट को घर पर कोई प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट फ़ोन करके प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी ले सकता है। जो प्राथमिक उपचार होता है वो डिस्प्रिन की एक गोली खाना उसका सबसे अच्छा उपचार होता है, जो कि पेशेंट को सिम्टम महसूस होने पर, एंजाइना होने पर ले लेना चाहिए और अस्पताल की ओर तत्काल प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि हार्ट डिजीज़ का इवॉल्विंग कंडीशन हो सकती है कि थोड़ी देर में वो बढ़ भी सकता है। उसको बढ़ने से रोकने के लिए डिस्प्रिन की एक गोली चबाकर पानी के साथ निगलनी चाहिए, तो वो गोली जो है वो खून को पतला करेगी और उससे थोड़ा समय मिल जाएगा कि वो मरीज़ अस्पताल तक पहुंच सके। जो लोग 60 साल के से अधिक आयु के हैं उनको तो किसी हालत में ठंड में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब तक सूरज न निकले उनको भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा अन्य लोगों को अत्यंत आवश्यक होने पे घर से बाहर निकलना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में टोपी, मफलर, दस्ताना, मोज़ा, जूता ये सब पहन के बिल्कुल हवा से बचाव करना चाहिए कि ठंडी हवा नाक कान से अंदर न पहुँचे और शरीर गर्म बना रहे। फिलहाल जो लगातार मौतों का सिलसिला जारी है उसको रोकने के लिए, उनको प्रॉपर मरीजों को इलाज मिले, उसके लिए हर जगह संस्थान में पूरी व्यवस्था की गई। नया कंट्रोल रूम बनाया गया, उसका नंबर भी जारी किया जिससे कि जो मरीज है उनको प्रॉपर इलाज मिल सके। कानपुर से कैमरा पर्सन जय चौधरी के साथ रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। ठंड का प्रकोप। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस ठंड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप घर से बाहर निकलें और इसी के साथ साथ अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक कर के रखें। विशेष करके बुजुर्ग और बच्चे बहुत ध्यान दें और इसी के साथ साथ अपने आप को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाए रखने की कोशिश करें। तो लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसकी मुख्य वजह क्या है। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ेंगे, तमाम डॉक्टर्स जुड़ेंगे, हम उनसे विस्तार से जानेंगे और आपको भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय कृष्णा, डायरेक्टर हृदय रोग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनय कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर डीपी त्यागी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हमारे साथ सीएमएस लोक बंधु अस्पताल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले डॉक्टर विनय कृष्णा जी, मैं आप ही का रुख कर लेती हूं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार कानपुर में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं हृदय रोग से ग्रसित लोगों के, ये क्या इसके पीछे बढ़ती ठंड ही एक मुख्य वजह है या फिर और भी कई कारण हैं? मुख्य कारण बढ़ती ठंड ही है, बहुत तो बढ़ी है। इससे जो के रोगी थे, जो ब्लड प्रेशर के रोगी थे, तो उन लोगों का विशेष हो गया है और जाना भी बढ़ने लग गया है और इसी परिस्थिति में हार्ट अटैक की भी संभावना बन जाती है। तो हार्ट अटैक के रूप में वो आते हैं संस्थान में। आसपास के 18 जिलों के मरीज सब इलाज के लिए, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर में ही आते हैं, इसलिए यहाँ पे एकदम से बड़ी संख्या दिखाई दी। साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी भी बने हुए हैं लोक बंधु अस्पताल से। अजय शंकर जी, क्योंकि लगातार हमने ये देखा है कि जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उस वक्त हम समझ नहीं पाते कि व्यक्ति के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है और जब तक हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले लक्षण समझने के लिए क्या किया जाए और सबसे पहले किस प्रकार से प्राथमिक उपचार दिया जाए? नमस्कार। देखिए, जैसे आप बता रही हैं और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है, टेम्परेचर बहुत ही कम हुआ है इस समय,
तो हम सभी को सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। कोविड का भी असर दिख रहा है, कोविड के लिए भी अलार्म जारी हुआ, सरकार ने दिया है। तो सारी चीज़ों को लेते हुए हम लोगों को पहली प्राथमिकता तो यही है कि घर में मैक्सिमम समय घर में गुजारें। सुबह और शाम बच्चों में और वृद्धों को तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब रहा सवाल कि लक्षण, देखिए इसमें लक्षण तो यही है कि कहीं चेस्ट में भारीपन होता है, हैवीनेस की होती है शिकायत। लोग ये शिकायत करते हैं कि पेट में जलन, गैस, डकार टाइप की चीजें हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति जब भी कोई लक्षण आवे तो निश्चित रूप से आप नज़दीक के कहीं भी पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल या जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पहुंच के अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए। एक बार जब चेक हो जाती है चीज़ें, या कोई पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर इस समय खाने पीने में थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, तो इन समयों में शुगर का भी संभावना बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की भी संभावना बढ़ती है। तो और हम लोग लापरवाही करते हैं तो ये सब चीज़ें दिखती हैं। हमें क्या चाहिए कि जैसे ही हो तुरंत अस्पताल पहुँचें और पूरी एक स्क्रीनिंग करा लें। अभी हम लोग पोस्ट कोविड एरा में भी हैं, तो हो सकता है उस पर अभी रिसर्च की आवश्यकता है। हो सकता है कि पोस्ट कोविड एरा के वजह से भी ये सारी चीजें दिख रही हों, क्योंकि ठंड तो ऐसे ही हर साल पड़ता था। लेकिन सारी चीजों को से देखते हुए बचाव सबसे अच्छा तरीका है कि हम कैसे इससे बचाव करें। अगर हम बचाव कर सकते हैं तो इसी तरीके से कि अपने नज़दीकी फिजिशियन को, अपने नज़दीकी हृदय रोग विशेषज्ञ को सारी रिपोर्ट अपनी दिखा दें, पुरानी रिपोर्ट दिखा दें और नए सिरे से सारे टेस्ट करवा लें। और एक वृद्ध बुजुर्ग जनों को भी एक आग्रह है कि जैसे इस समय चूंकि पेशाब की उनको शिकायतें रहती हैं, रात में कई बार पेशाब करने जाना होता है, तो बिस्तर से वो उठते हैं लोग हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं, तो इसमें भी चक्कर आके गिरने की संभावना रहती है। तो रूल ऑफ 2 मिनट्स का रख लें। आंख खुलने पे, पेशाब लगने पे 2 मिनट तक बिस्तर पे लेटे रहें। उसके बाद उठ के बैठते हैं तो पैर लटका के 2 मिनट तक बैठें, कोशिश करें। उसके बाद से फिर खड़े होने की कोशिश करें। इस समय में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा और वो चक्कर खा के जो गिरने वाली समस्या है, ब्रेन हेमरेज होता है, ये सब चीजों से बचाव होगा। इन सब उपायों को देखते हुए और अपना एक पूरा टेस्ट करा लें, कहीं भी उसको लापरवाही ना करें, घर में ना बैठे रह जाएं। और जी ठीक है अजय शंकर जी, थोड़ी सी टेक्निकल वो प्रॉब्लम है, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें साझा की है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीपी त्यागी जी भी गाजियाबाद से। डीपी त्यागी जी, क्योंकि एक और मुख्य वजह निकल करके सामने आ रही है, नसों में ब्लॉकेज हो जाना। और जब खून के थक्के जमने लगते हैं, तो जब खून अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं होता सभी नसों में, तो वहां पर भी एक बड़ा खतरा मंडराने लगता है ब्रेन हैमरेज का या फिर हार्ट अटैक का। तो इस स्थिति को कैसे समझा जाए कि नसों में ब्लॉकेज होने लगी है, इस वजह से सीने में दर्द है, या फिर क्या कुछ सही स्थिति रहती है समझने की? जो पोस्ट कोविड एरा है, इस पोस्ट कोविड एरा में बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से माइक्रो एम्बोलाई बनते हैं। और माइक्रो एम्बोलाई जब बनते हैं तो वो 4 तरीके से हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। नंबर 1, जो हार्ट की झिल्ली है उसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, वो उस पर इफ़ेक्ट करता है तो उसको मायोकार्डाइटिस बोला जाता है। और उसके अंदर जो खून की सप्लाई कम होती है तो मांसपेशी की एट्रोफी हो जाती है, उसको मायोपैथी बोलते हैं। जो वाल्व होती है हमारे हार्ट के, अगर उसको इफेक्ट करता है माइक्रो एम्बोलाई, तो वो ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। सेम तरीके से जो मांसपेशी कमजोर होती है वो भी ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। ये जो सब हैं, जो खून की नसें हैं छोटी छोटी, वो माइक्रो एम्बोलाई से ब्लॉक हो जाती हैं। तो उनको कोई दूसरा रास्ता चाहिए मांसपेशी तक पहुंचने के लिए, हम जिनको कोलेट्रल्स बोलते हैं। तो ऐसे में जो पोस्ट कोविड एरा में देखा गया है, हमें बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत धीमे धीमे एक्सरसाइज करनी है, जिससे अगर माइक्रो एम्बोलाई का असर हुआ है तो हमारे कोलेट्रल्स ओपन हो जाएं। और हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमें कोविड हुआ है
कि नहीं हुआ है, हाँ। या वैक्सीन से भी इस तरह की परेशानी देखने में आ रही है, जो वैक्सीन लगी है उससे भी सेम प्रॉब्लम देखने में आ रही है। अब देखना ये है कि मेरे हार्ट की धड़कन बढ़ी है या कम हुई है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, या जब मैं चलता हूँ तो कहीं छाती में या फूड पाइप के पास कहीं भारीपन तो नहीं है, जिसको अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। हाँ। या ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं 5-6 मिनट चलता हूं तो मेरा सांस फूल जाता है। ये सब क्राइटेरिया हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। और आइडिया ये है कि इतनी ठंड में एक तो हमें अपने आप को वार्म रखना है, बुजुर्गों को खासकर, या जो हार्ट के पेशेंट हैं, और अपने घर में फर्स्ट एड के तौर पे हमें एक डिस्प्रिन की गोली रखनी है। डिस्प्रिन बहुत इजीली अवेलेबल होती है। अगर कोई भी सिम्टम ऐसा लगता है तो डिस्प्रिन अगर हम जीभ के नीचे रखते हैं तोड़ के, तो वो रामबाण की तरह काम करती है। डिस्प्रिन हर घर में आज की तारीख में होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपने बताए हैं और मुझे लगता है कि तमाम जो दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उनके लिए बहुत उपयोग वाली ये इन्फॉर्मेशन आपने बताई है। इसी के साथ साथ हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर विनय कृष्णा जी भी। डॉक्टर विनय कृष्णा जी, आपसे ये सवाल ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से कानपुर में इतनी संख्या बढ़ रही है हार्ट अटैक से पीड़ित लोगों की, तो क्या बतौर एक संस्थान पर यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है? जहाँ तक मेरा विचार है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, 723 मरीज अभी हृदय रोग से ग्रसित है जिनका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर जैसा विनय हमने कृष्णा जी। बताया कि आसपास के 18 जिलों से मरीज हमारे संस्थान में ये आसपास 18 जिलों के, इस कारण से हमारे संस्थान पे प्रेशर काफी ज्यादा है। हाँ जी, इसी के साथ साथ संस्थान सर मैं में ये भी पूरी जरूर पूछना बनाई चाहती गई हूँ। है, ठीक ठीक। पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई है। जो भी पेशेंट आते हैं उनको 5 मिनट के अंदर उनका ट्रोपोनिन टेस्ट हो जाए, ईजी हो जाए, सीबीपी हो। इतनी जांच 5 मिनट के अंदर कर देने से पेशेंट की डायग्नोसिस तुरंत कंफर्म हो जाती है और उसका एप्रोप्रिएट इलाज हमारे यहाँ हो जाता है। सरकार की तरफ से हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हाँ। किसी भी मरीज को बाजार से दवा नहीं लानी पड़ती है, सब दवा उसको संस्थान से उपलब्ध हो जाती है और उसकी जीवन रक्षा हो जाती है। हाँ। इसके साथ ही साथ हमने अपने संस्थान में जो बनाया है रोगी सहायता एवं इमरजेंसी कंट्रोल रूम, वहाँ पे सरकार ने जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन तरक्की की है। वो लोग राउंड द क्लॉक ट्रीटमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए, पेशेंट को एडवाइस करने के लिए और पेशेंट की जांच पड़ताल को तेजी से कराने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। उसका कंट्रोल रूम का नंबर है 730996666 7380996666। इस नंबर पे कहीं से भी कोई फोन करके जी। अपने हार्ट की प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है। उसको प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी दी जा सकती है। अगर गंभीर अवस्था में कोई एम्बुलेंस से मरीज आ रहा है तो उसकी सूचना भी दी जा सकती है, जिसमें जैसे ही वो पहुंचे तो उसके इलाज के लिए पूरी तत्परता से प्रारंभिक उपचार, इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जा सके। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक कानपुर से हैं उन्होंने ये नंबर नोट ज़रूर कर लिया होगा। हमारे साथ डॉक्टर शैलेश जैन भी जुड़ चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है यूनिवर्सल हॉस्पिटल में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शैलेश जैन जी, हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं कि बढ़ती ठंड के बीच, गिरते तापमान के बीच जिस तरह से हार्ट अटैक के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है और हमने तमाम परिस्थितियों पर चर्चा कर भी ली है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जिस पर मैं चर्चा ज़रूर करना चाहूँगी, इस बढ़ती ठंड के बीच अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ खाया जाए? तो ये कहता है कि जितने लोगों को खास तौर से ठंड के अंदर, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और अगर आपको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या किडनी की डिजीज है, तो अमूमन ये पाया गया है कि हार्ट अटैक बनने की संभावना सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में काफी हद तक बढ़ जाती है। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, अगर आपको शुगर है, आपका वजन ज्यादा है या आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप
सुबह 9 बजे से पहले शाम को 6 बजे से बाद घर के बाहर ना निकलें, पहली बात। अपना हर 6 महीने में कार्डियक चेकअप जरूर कराइए। जी। उस कार्डियक चेकअप के अंदर आपका हार्ट रेट होना चाहिए, आपका बीपी होना चाहिए, आपका लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, आपका इको होना चाहिए और एक टीएमटी का टेस्ट होना चाहिए। टीएमटी का टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो अमूमन हमने देखा है, अगर आपने टाइमली कराया है तो टीएमटी का टेस्ट आपके अंदर अगर कोई ब्लॉकेजेस चल रहे होंगे तो उसको पकड़ने के अंदर काफी हद तक कामयाब रहता है, पहली बात। और कभी भी लापरवाही ना बरतें। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे सीने में जलन आ रही है या मुझे कंधे में दर्द हो रहा है या जबड़े में दर्द हो रहा है खाने के बाद, या चलते वक्त सांस फूल रहा है, चलते वक्त छाती में भारीपन आ रहा है, तो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए। बिकॉज हमारा अनुभव ये कहता है कि कई बार हमने देखा है हिंदुस्तान के अंदर 90% जनता तो ये मानती है कि अगर मुझे छाती में दर्द हो रहा है तो ये गैस का दर्द है। वो ये मानने को ही राजी नहीं होते कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है। आप टेस्ट कर ले, टेस्ट करने के बाद भी उनका ये रहता है कि नहीं साहब मुझे तो छाती में दर्द नहीं, ये तो सिर्फ गैस का दर्द, गैस की दवाई दे दीजिए। तब तक हार्ट अटैक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कीर्ति, आपके पास एक विंडो पीरियड होता है और जो विंडो पीरियड मुश्किल से आधे घंटे का अंदर होता है। अगर आधे घंटे के अंदर पेशेंट आपके पास पहुंच गया तो आप उसकी एंजियोप्लास्टी या थ्रोम्बोलाइज करके पेशेंट के जो मायोकार्डियम में, जो प्रिजर्व मायोकार्डियम है, उसको आप बचा सकते हैं। अदरवाइज पेशेंट को दूसरा हार्ट अटैक के लिए तैयार हो जाता है पेशेंट। जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की है। और डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, वो ये कि कई बार हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि व्यक्ति को सोते सोते ही हार्ट अटैक आ जाता है। उस स्थिति में फिर किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है? अजय शंकर जी। चलिए, लगता है अजय शंकर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डीपी त्यागी जी, आप हैं हमारे साथ? आवाज नहीं पहुंच रही है। डीपी त्यागी जी, आप हैं हमारे साथ? जी। डीपी त्यागी जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं कि एक व्यक्ति जो कि गहरी नींद में सो रहा है और सोते सोते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे भी बहुत केसेस सामने आते हैं। फिर ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? जो आपने सवाल पूछा है, इसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो कार्डियक रीजन तो होता ही है, जो कार्डियक पेशेंट हैं। दूसरा रीजन जो देखने में आता है वो आता है जिनको एक्सट्रीम खर्राटे होते हैं। उनमें ऑक्सीजन कम जाती है शरीर में और उसकी वजह से सडन हार्ट अटैक आ जाता है। जो तीसरा रीजन है वो कोई एम्बोलाई अगर कहीं ब्रेन में जाता है तो उसको ब्रेन अटैक हो जाता है। ये तीन तरह के जो रीजन हो सकते हैं, हार्ट में थक्का पहुंचना, ब्रेन में थक्का पहुंचना, खर्राटे होना। तो अच्छा ये रहता है कि हम पहले ही फिजिशियन से सलाह करें। ये सब चीज़ें जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई हैं, सारे टेस्ट करा के उनको क्लियर करें। और जो अभी मैंने फर्स्ट एड बताया था कि डिस्प्रिन हमें बेड साइड रखना चाहिए, जो भी वल्नरेबल पेशेंट हैं उनके पास ये होना चाहिए। और सीपीआर हमारे सब फैमिली मेंबर्स को, सब ऑफिस वालों को, सबको आना चाहिए कि अगर कोई ऐसी दिक्कत रात में हुई है तो सीपीआर और माउथ ब्रीदिंग करके हम अपने पेशेंट को कैसे फर्स्ट एड तक, हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। हाँ। लेकिन इमीडिएटली डिस्प्रिन तो हम सबलिंगुअल जीभ के नीचे दे ही सकते हैं। सीपीआर सबको आना चाहिए और ये सीपीआर हमारा वो विंडो पीरियड बचा सकता है जिससे हमारी मायोकार्डियम डैमेज नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी ने हमें साझा की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि तमाम दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, एक एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक करके रखिए, गर्म खाना खाइए, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए और सीपीआर ज़रूर हर किसी को आज के वक्त में आनी चाहिए ताकि लक्षण दिखते ही हम ग्रसित व्यक्ति को सीपीआर दे सके। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।